हेलो स्टूडेंट्स, आइए जल्दी से हम आज एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की शुरुआत कर देते हैं, जो मेनली हमारा क्या है, एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के अंडर में आता है, जिसका नाम है सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट। आइए जल्दी से, जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पे देख पा रहे हो कि मैंने क्या किया हुआ है बेटा, एक टेबल ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, अब देखिए अब ये क्या है, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो हमारे आज के सब टॉपिक का नाम क्या है बेटा, हमारे सब टॉपिक का नाम है सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट। अब देखिए ये क्या है हमारा, जैसे कि आपको पता होगा कि जैसे हमारा जो टॉपिक है बेटा वो चालू है डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, पर बेटा डिफरेंशियल इक्वेशन के क्या है, हमारे बहुत सारे एप्लीकेशंस है। ठीक है, तो बेटा उसकी जो सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट्स है, ठीक है, इलेक्ट्रिक सर्किट्स में उसके क्या एप्लीकेशन है, या फिर किस तरीके से डिफरेंशियल इक्वेशन हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, कुछ नहीं, एक एप्लीकेशन बेस्ड हमें क्या दिया जाएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन दिया जाएगा, और मेनली वो सॉल्व कैसे होगा बेटा, वो सॉल्व होगा यहाँ पे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से। देखिए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, तो मुझे बताइए, अभी तक तो आपने ऐसा देखा होगा dy by dx plus py is equals to q, where this capital P and this capital Q are the functions of x। क्यों ऐसा, क्योंकि dy by dx में अगर ये डिफरेंशियल इक्वेशन है तो अकेला y आना चाहिए, इसका मतलब वो लीनियर है। और बेटा ये जो नीचे dx है तो कैपिटल P और कैपिटल Q का फंक्शन होना चाहिए x के। चलिए पर हम थोड़ा सा क्या कर देते हैं, टॉपिक से रिलेटेड थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं, जो आपने पहले भी BEE वगैरह में देखा होगा। क्या बेसिक है भाई, अब देखिए टाइम को हम स्मॉल टी से ये रिप्रेजेंट करते हैं, इसका यूनिट क्या है, सेकंड्स। ठीक है, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं कूलम। ठीक है, उसका ये है। करंट हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, एम्पियर उसका यूनिट है। रेजिस्टेंस इस तरीके से दिखता है, और ये ओम इसका क्या है, हमारा यूनिट है। ठीक है, भाई किसी ने बोल दिया भाई हमने 100 ओम्स का रेजिस्टेंस अप्लाई किया हुआ है सर्किट में, और इंडक्टेंस के साथ वो क्या कर रहा है, लीनियर कॉम्बिनेशन बना रहा है। इस तरीके से ये सब आप समझते हो। आइए जल्दी से मैं रिवाइज करवा देता हूँ आपको। हाँ, इंडक्टेंस एल को देखिए कैसे रिप्रेजेंट किया हुआ है इन्होंने, इस तरीके से। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, और उसका यूनिट क्या है, हेनरी। कैपेसिटेंस को कोई इस तरीके से भी रिप्रेजेंट करता है, या फिर ये जो ये इंडक्टेंस को रिप्रेजेंट करने का तरीका है, वैसे भी आप कैपेसिटेंस को रिप्रेजेंट कर सकते हो। सिर्फ जैसे यहाँ पे कैपिटल एल लिखा हुआ है तो हमें यहाँ पे कैपिटल सी लिखना होता है। ठीक है, यानी कि आप ऐसा ना करके आप इंडक्टेंस को भी ऐसा शो कर सकते थे। ठीक है, ये अलग अलग थ्योरी अलग अलग ये करती है। ठीक है, फेरेड ये उसका क्या है, यूनिट है। ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और वोल्टेज, अब देखो कांस्टेंट वोल्टेज यानी कि बैटरी देनी है, तो ये इस तरीके से, जिसका यूनिट होता है वोल्ट। चलिए आइए हम थोड़ा सा और क्या कर देते हैं, थोड़ा सा और ऊपर चल जाते हैं। देखिए क्या है, ये बहुत ही सिंपल है। आज का टॉपिक जब मैं क्वेश्चन लूंगा तब समझ में आ जाएगा। फिलहाल तो मैं इस क्लास में एक ही क्वेश्चन लेने वाला हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में लेने वाले हैं। ठीक है, चलिए क्या है, देखिए अब ये क्या था हमारा, कांस्टेंट अगर हमें सप्लाई देना है तो, वेरिएबल वोल्टेज जनरेटर देना है तो इस तरीके से। अब देखिए ये आप समझते हो, सर्किट को मुझे कांस्टेंट वोल्टेज देना है कि क्या देना है, वेरिएबल देना है, इस तरीके से। ठीक है, चलिए बेसिक रिलेशंस। हाँ देखो ये इंपॉर्टेंट है, ये जो हम देख रहे हैं ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है, देखिए क्या है बेसिक रिलेशंस, I इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। मुझे बताइए I क्या होता है, करंट होता है, और ये क्या होता है, Q चार्ज होता है। ठीक है, ये डी क्यू बाई डी टी होता है। अच्छा मुझे बताओ, इसको अगर मैंने क्या कर दिया बेटा, सॉल्व कर दिया, यानी कि डी टी भाई साहब इधर आ गया और इसको मैंने इंटीग्रेट कर दिया, तो यहाँ से आप ऐसा नहीं समझ सकते हो कि भाई Q की जो वैल्यू आएंगी वो आएगी इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी। आई होप आप ये सब समझते हो। ठीक है, अब देखिए ये क्या है, ये पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको आइए पता होना चाहिए, नहीं पता है तो लर्न कर लीजिए। ठीक है, क्या वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टेंसेस आ रहा है, यानी कि अगर कहीं पे सर्किट में रेजिस्टेंस लगा हुआ है आर नाम का, तो उसके अंडर में वोल्टेज ड्रॉप कितना होता है, वो होता है आर इंटू आई। आई होप कि आपने पहले भी बहुत बार सुना हुआ है। ठीक है, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द इंडक्टेंस एल, यानी कि कोई इंडक्टेंस लगा हुआ है एल नाम का, तो उसके अकॉर्डिंग वोल्टेज ड्रॉप कितना होता है बेटा। देखिए यहाँ पे लिखा है मैंने एल डी आई बाई डी टी, यानी कि एल डी आई बाई डी टी। आई होप आप समझते हो ये सब। ठीक है, नेक्स्ट वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटेंस सी इज इक्वल्स टू क्यू बाय सी। ठीक है, कैपेसिटेंस के अंडर में कितना होता है बेटा, तो वो होता है क्यू बाय सी। अब देखिए ये आपको पता है किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ क्या है, द फॉर्मेशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एन इलेक्ट्रिकल सर्किट डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग टू किरचॉफ्स लॉ, वेयर द cardinal importance, the algebraic sum of the voltage drop across any closed circuit is equal to the resultant electromotive force in the circuit. छोड़िए ना, the algebraic sum of the current flow into any node is zero। छोड़िए ना, ये किरचॉफ लॉ को मैं आपको एकदम सरल भाषा में, मेरी भाषा में समझाता हूँ। आप इस तरीके से समझ सकते हो कि टोटल पोटेंशियल ड्रॉप, यानी कि टोटल वोल्टेज ड्रॉप जो होता है हमारे सर्किट में, वो इक्वल टू अप्लाइड वोल्टेज होता है। आई होप आप समझते हो। जैसे कि अब मैं आपको एक काम कर देता हूँ, एक मिनट रुक जाइए। हाँ देखिए, जैसे कि मैंने आपको बोला कि भाई ये एक सर्किट में क्या लगा हुआ है, रेजिस्टेंस लगा हुआ है, और ये क्या लगा हुआ है, इंडक्टेंस
देखिए अभी हमारी चित्रकला थोड़ी सी खराब है, मैं आपको फिर से लगा देता हूँ, ठीक है। जैसे कि मैं अब यहाँ पे आपको समझा देता हूँ, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, भी किसी ने मुझे ऐसा बोल दिया कि मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ पर्टिकुलर, और फिर मैं आपको समझा देता हूँ कि ये ऊपर हमने क्या देखा, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल हम ऐसा ले लेते हैं कि कोई दो चीजों को हम क्या लगा देते हैं बेटा, सीरीज कॉम्बिनेशन में लगा देते हैं। किस किस को लगाएं भाई बताओ? इसको लगाएं रेजिस्टेंस को और इसको इंडक्टेंस को। हाँ, रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस हमने कहाँ से रिप्रेजेंट किया था? एल से। ये मैंने क्या कर दिया, सीरीज में लगा दिया, एक ऐसा सर्किट ले लिया, यानी कि ये इस तरीके से एक रेजिस्टेंस और नीचे आके हमने क्या किया, एक इंडक्टेंस, और इसको एक क्या कर दिया बेटा हमने, बैटरी अप्लाई कर दी, ठीक है। और कोई दिक्कत की बात नहीं। और आप ऐसा समझ लीजिए कि यहाँ से आई नाम का करंट फ्लो है, ये आर नाम का हमारा रेजिस्टेंस है, ये एल नाम का हमारा इंडक्टेंस है, ठीक है। तो बेटा मुझे बताइए, ये जो हमारा किरचॉफ लॉ है, किरचॉफ लॉ क्या बोला कि भाई आप सप्लाई अप्लाई कितना कर रहे हो, ठीक है। सपोज किसी ने मुझे बोल दिया कि हम क्या कर रहे हैं, ई नाम का, यानी कि ये इसको ई नाम दे दीजिए, ई नाम का हम क्या कर रहे हैं बेटा, कांस्टेंट वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। मुझे बताइए अगर मैंने ये ई नाम का ये दिया हुआ है ना वोल्टेज बेटा, तो इस सर्किट में टोटल यानी कि अगर किसी ने आपसे पूछा भाई इस रेजिस्टेंस के अंडर में भाई वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, ठीक है, तो बेटा अभी अभी हमने देखा वो कितना होगा, आ रहा है, ठीक है, प्लस। क्यों प्लस? क्योंकि ये दोनों लीनियर कॉम्बिनेशन सीरीज में लगे हुए हैं, ठीक है। तो बेटा इन दोनों के अंदर जितना भी वोल्टेज ड्रॉप होगा वो कितना होगा, टोटल वोल्टेज, क्योंकि हम जितना दे रहे हैं थोड़ा इसमें जाएगा थोड़ा इसमें जाएगा, उसकी सम तो ई होने वाली है। यही हमारा क्या है, किरचॉफ लॉ। किरचॉफ लॉ को अगर मैं सरल भाषा में आपको बोलूं मेरे शब्दों में, तो बेटा द टोटल पोटेंशियल ड्रॉप यानी कि टोटल वोल्टेज ड्रॉप इन द सर्किट इज इक्वल टू द अप्लाइड वोल्टेज ईएमएफ, समझ लो आप, ठीक है। ये हमारा सरल भाषा में क्या होता है, ईएमएफ, ठीक है। चलो बताओ एल, यानी कि एल के अंदर कितना जाता है, अभी अभी हम आपको बोले थे एल के अंदर जाता है हमारा इंडक्टेंस के अंदर एल दिया है dt, यानी कि इन दोनों की सम कितनी होने वाली है, जितना हम वोल्टेज ड्रॉप अप्लाई कर रहे हैं। आई होप आप ये समझते हो। तो जल्दी से हम क्या कर लेते हैं, इस थीम पे बेस्ड क्वेश्चन ले लेते हैं। कंसेप्ट तो बहुत सारे हैं, पर कंसेप्ट मैं आपको जैसे जैसे प्रॉब्लम्स दूंगा सिखाऊंगा। फिलहाल हम एक प्रॉब्लम ले लेते हैं सो दैट आपको खुशी मिलेगी, ठीक है। चलिए देखिए मैंने पेज 2 पे आपके लिए क्या किया है, कुछ फॉर्मूलेस दिए हुए हैं। अब देखिए बेटा ये फॉर्मूलेस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे कि मैं समझता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल इनटू साइन का ये फॉर्मूला आपने देखा होगा, मैंने आपको जो फॉर्मूले की लिस्ट दी है उसमें भी है, ठीक है। सेकंड इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स यानी कि एक्सपोनेंशियल इनटू कॉस, भाई ये भी आपने देखा होगा। पर बेटा ये जो हमारे सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट के जो एप्लीकेशंस है बेटा, एप्लीकेशन में इंस्टेड ऑफ 1 2 भाई ये फॉर्मूला यूज ना होके हमारा थर्ड और फोर्थ वाला फॉर्मूला यूज होता है। मुझे बताइए यहाँ पे जो फॉर्मूला नंबर 1 है एक्सपोनेंशियल इनटू साइन और फॉर्मूला नंबर 3 है इंटीग्रेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल इनटू साइन, दोनों भी सेम है। आई होप कि ये थर्ड और फोर्थ वाला फॉर्मूला आपने 12th में या फिर 12th के बाद जो आपने एंट्रेंस दी है उसमें देखा होगा। नहीं भी देखा होगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, अभी आप ये अच्छे से कॉपी कर लीजिए। हम जब प्रॉब्लम आएगा तब हम ये फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। देखिए बेटा ये तो आपने फर्स्ट और सेकंड तो बहुत बार यूज किए हैं। अब रही बात की ये हम एप्लीकेशन में थर्ड और फोर्थ वाला क्यों यूज करते हैं, ठीक है बेटा। इंस्टेड ऑफ दिस हमें इसकी यानी कि वैल्यूज कैलकुलेट करना बाय यूजिंग थर्ड फॉर्मूला एंड फोर्थ फॉर्मूला क्या हो जाता है, इजी हो जाता है। अब कैसे इजी हो जाता है मुझे बताइए। देखिए कभी कभी इन्होंने हमें क्या कर दिया, इस तरीके से क्वेश्चन दे दिया, ध्यान से दीजिए देखिएगा। देखिए कभी इन्होंने मुझे ऐसा बोल दिया भाई मैंने क्या किया, एक रेजिस्टेंस लगाया और एक इंडक्टेंस लगाया टाइम ए सीरीज में, ठीक है। तो फिर ये आपको बोलेंगे कि भाई एट एनी टाइम टी आप मुझे आई की वैल्यू यानी कि करंट बताओ, ठीक है। चलिए हमने एट एनी टाइम टी हमने आई इक्वल टू करंट कितना होता है ये बता देंगे, ठीक है। पर उसके बाद ये बहुत बार हमें क्या कर लेते हैं, देखिए आजकल तो हमें इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में तो नहीं पूछा जाता है, पर अगर आप में से कोई इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर इलेक्ट्रिकल का होगा तो उन्होंने देखा होगा। भाई किसी ने मुझे बोल दिया कि मुझे ये आई नाम का फंक्शन चाहिए, यानी कि मुझे एक फंक्शन ऑफ टी चाहिए आई इक्वल टू यानी करंट इज द फंक्शन ऑफ टाइम हमें चाहिए। पर वहां पे आप क्या कीजिए स्पेसिफिकली, यानी कि आप ये जो रेजिस्टेंस है वो कितना यूज कीजिए 100 ओम्स, ठीक है। भाई रेजिस्टेंस दे दिया, इंडक्टेंस दे दिया उसने सपोज 0.5 हेनरीज, ठीक है, यानी कि इंडक्टेंस इतना हो गया, ठीक है। और वोल्टेज ड्रॉप उन्होंने दे दिया सपोज 20 वोल्ट, ठीक है। अभी वोल्टेज नहीं कैपिटल ई ले लीजिए, यानी कि उन्होंने मुझे कभी कभी पर्टिकुलर वैल्यूज दे दिया तो मुझे क्या करते आना चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्व करते आना चाहिए। तो बेटा इंस्टेड ऑफ दिस 1 2 अगर मैं ये 3 और 4 वाला एक्सपोनेंशियल इनटू साइन और एक्सपोनेंशियल इनटू कॉस वाला फॉर्मूला यूज कर रहा हूं तो कैलकुलेशंस हमारे क्या हो जाते हैं, आसान हो जाते हैं। आप देखिए इतना डिटेल में तो हमें इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में सीखना नहीं है, ठीक है, पर आपको पता होना चाहिए हर एक चीज का एक रीजन होता है। रीजन आपको पता रहेगा तो आपको कंसेप्ट समझने में या कुछ भी आपको लर्न करना नहीं पड़ेगा, आपको क्या हो जाएगा सब कुछ अगर समझ में आ गया है बेटा तो हम क्या कर सकते हैं, जल्दी से आपको क्या हो जाएगा पढ़ाई करने में भी आसानी हो जाएगी, ठीक है।
चलिए समझते हो आप लोग ये सब। चलिए इस क्लास में मैं आपको एक एग्जांपल 1 सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है। क्या एग्जांपल 1 है, बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व कर देता हूँ, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, क्वेश्चन तो इतना इंपॉर्टेंट है कि ये हर अल्टरनेट पेपर में पूछा जा सकता है, इतना इंपॉर्टेंट है, ठीक है भाई। अगर लास्ट टाइम नहीं पूछा गया तो इस टाइम पूछ लेंगे, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं। क्वेश्चन क्या है, a constant electrometric force E volt is applied to a circuit containing constant resistance R ohms in series and a constant inductance L henries। यानी कि एक कांस्टेंट इलेक्ट्रोमेट्रिक फोर्स अभी अभी हमने आपको बोला था ई हमें अप्लाई किया हुआ है सर्किट को, और सर्किट में क्या क्या है, कांस्टेंट रेजिस्टेंस है, और सीरीज में क्या है, कांस्टेंट इंडक्टेंस एल हेनरीज, ठीक है। इफ द इनिशियल करंट इज जीरो, देखिए ये इनिशियल करंट दी हुई है, ठीक है। फिलहाल तो हम ऐसा समझ लेते हैं कि ई हमें ईएमएफ दिया हुआ है और एक रेजिस्टेंस और एक इंडक्टेंस को इन दोनों को क्या में लगाया गया है, सीरीज में लगाया गया है। इतना अभी तक हमें पता चला है, ठीक है। इफ द इनिशियल करंट इज जीरो, देखिए ये इनिशियल करंट जीरो का मतलब क्या होता है, इनिशियल करंट इक्वल टू जीरो का मतलब होता है बेटा एट टाइम टी इक्वल टू जीरो इन्होंने आई की वैल्यू क्या दी थी, जीरो। बेटा मुझे एक बात बताइए, इनिशियल कंडीशन डिफरेंशियल इक्वेशन में दे दी, किसी ने आपको डीवाई बाई डीएक्स में एक इनिशियल डीवाई बाई डीएक्स में अगर डिफरेंशियल इक्वेशन दे दिया और उन्होंने बोल दिया एट एक्स इक्वल टू जीरो वाई इक्वल टू वन होता है, तो बेटा अगर फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर हमें एक इनिशियल कंडीशन गिवन है ना, तो इसका मतलब होता है कि ये जो आप जनरल सॉल्यूशन निकालते हो ना जिसमें कैपिटल सी नाम का कांस्टेंट आता है, इंस्टेड ऑफ दैट आप हमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकाल के बताओ, यानी ये सी की भी पर्टिकुलर वैल्यू फाइंड करो। तो ये इनिशियल कंडीशन इसके लिए दी जाती है कि हम सी नाम के कांस्टेंट की भी वैल्यू पता करके इंस्टेड ऑफ जनरल सॉल्यूशन हम क्या कर दें, पर्टिकुलर सॉल्यूशन प्रोवाइड करें। देखिए क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप फोकस कीजिए थोड़ा सा। क्या है, ठीक है। इफ द इनिशियल करंट इज जीरो, यानी कि इनिशियल करंट जीरो, यानी कि एट टाइम t इक्वल टू जीरो सर्किट में करंट कितनी है, जीरो है। शो दैट द करंट बिल्ड अप टू द हाफ ऑफ इट्स थ्योरेटिकल मैक्सिमम इन L log 2 by R सेकंड्स। यानी कि फिर से रीड करता हूं मैं और मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से मीनिंग समझाता हूं। क्या है, शो दैट द करंट बिल्ड अप टू हाफ इट्स थ्योरेटिकल मैक्सिमम, यानी कि शो कीजिए कि करंट कितनी होती है, हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। यानी कि करंट कितनी है सर्किट में, half of its maximum value, half of its theoretical maximum in L by R log 2। अच्छा देखिए इधर L by R log 2, इस क्वेश्चन का मीनिंग क्या है पहले तो ये समझ लीजिए, ठीक है। यानी कि आप हमें ये शो करके बताइए कि एट टाइम t इक्वल्स टू दिस, क्या एट टाइम t इक्वल्स टू L by R log 2, यानी कि इस समय पे सर्किट में करंट जो होंगी वो कितनी होंगी, हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू। अब देखिए सर्किट की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है, यानी कि सर्किट में मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है करंट की, ये आपको पता होना चाहिए, ई बाय आर होती है। आपको कैसे ई बाय आर होती है वो मैं आपको आगे बताता हूँ, फिलहाल ये मत कीजिए, क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन में हमें ये शो दैट करने बोला गया, क्या शो दैट करना है भाई, एट टाइम टी इक्वल टू दिस आई कितना होना चाहिए, हाफ ऑफ इट्स थ्योरेटिकल मैक्सिमम वैल्यू। अब रही बात ये मैक्सिमम वैल्यू होती कितनी है, तो इनका बोलना सीधा सीधा ये है कि आई इक्वल्स टू 1/2 मैक्सिमम वैल्यू जो होती है करंट की सर्किट में वो कितनी हो सकती है बेटा, ई बाय आर। अब ये कब होती है, क्यों होती है, कैसे होती है, ये हम समझते हैं आगे। चलिए तो मैं इस क्वेश्चन को क्या कर देता हूँ बेटा, सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखो डायग्राम की तो कोई आवश्यकता नहीं है, फिर भी मैं आपको डायग्राम निकाल देता हूँ। क्या देखिए क्या है, इन्होंने बोला एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है और एक क्या लगा हुआ है, इंडक्टेंस लगा हुआ है, और एक क्या लगी हुई है, बैटरी लगी हुई है, ठीक है। कोई दिक्कत की बात नहीं है, और ये सर्किट है, और सपोज यहाँ से हमारा आई नाम का करंट जा रहा है, ये आर नाम का रेजिस्टेंस है, ये एल नाम का हमारा इंडक्टेंस है, ठीक है। चलिए तो मैं इसकी क्या कर देता हूँ, सबसे पहले तो डिफरेंशियल इक्वेशन बना लेता हूँ। कैसे, तो सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, बाय किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ क्या बोला था, मुझे एक बात बताइए बेटा, जैसे कि ये जो रेजिस्टेंस है इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना होता है, तो बेटा वो होता है आर इंटू आई, अभी अभी हमने देखा, प्लस ये जो हमारा इंडक्टेंस है इसके अकॉर्डिंग इसके अंदर कितना होगा भाई, तो ये भी हमें पता होना चाहिए। तो जल्दी बताइए कितना होता है वो, मेरे ख्याल से होता है वो एल डी आई बाय डी टी। देखो ये अभी हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था, ठीक है। इज इक्वल टू बेटा इन दोनों के अक्रॉस जितना वोल्टेज ड्रॉप होगा इन दोनों की सम कितनी होगी, जितना हम क्या कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं। हम अप्लाई कितना कर रहे हैं, कैपिटल ई, अभी अभी हमने थोड़ी देर पहले ऊपर देखा, ठीक है। मुझे बताइए बेटा ये हमारा क्या आया, डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। चलो इसको मैं इक्वेशन 1 दे देता हूँ, ठीक है। और इस डिफरेंशियल इक्वेशन को मुझे सॉल्व करना है। अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन एक बार बन गई तो मेनली वो कैसे सॉल्व हो जाती है, एलडी से। तो मुझे एक बात बताइए बेटा, यहाँ पे आपको डिफरेंशियल कोएफिशिएंट डी आई बाई डी टी नहीं दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। तो फिर मुझे बताइए यहाँ पे डी आई बाई डी टी दिख रहा है, तो ये हमारा डी आई बाई डी टी के साथ देखो यहाँ पे ये अकेला आई भी दिख रहा है, अरे हाँ कि नहीं। अब देखिए ये अकेला आई दिख रहा है डी आई बाई डी टी के साथ, इसका मतलब कि ये क्वेश्चन लीनियर का हो सकता है। तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, कैसे, एल डी आई बाई डी टी, ठीक है, प्लस आर इंटू आई इज इक्वल्स टू ई। आई होप आप समझते हो, ठीक है।
चलिए, तो इसके बाद मुझे बताइए कि अगर हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है तो मुझे इसको कंपेयर कैसे करना पड़ेगा। बेटा मुझे इसको कंपेयर करना पड़ेगा dy by dx प्लस py इज इक्वल्स टू q। तो बेटा अकेले y के साथ साथ dy by dx तो चाहिए, पर dy by dx का कोएफिशिएंट भी क्या होना चाहिए, 1। मुझे बताइए dy by dt का कोएफिशिएंट 1 है क्या, नहीं, l है। तो मैं इस पूरे इक्वेशन को क्या कर दूंगा, कैपिटल L से डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, अब अगर कैपिटल L से पूरे इक्वेशन को डिवाइड करना है तो आइए जल्दी से इसको डिवाइड करने के बाद क्या बनेगा हम समझते हैं। ठीक है, देखिए बहुत सिंपल है, कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है, मैं आपको जल्दी से सॉल्व कर देता हूँ। ठीक है, अगर मैंने इसको डिवाइड किया तो बेटा ये हो जाएगा डी आई बाय डी टी, ठीक है, प्लस ये हो जाएगा आर बाय एल, क्योंकि मैं कैपिटल एल से डिवाइड कर रहा हूँ, आई इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा बेटा ई बाय एल। आप बोलो तो मैं इसको थोड़ा सा स्पीड में सॉल्व कर दूं। ठीक है, चलिए जल्दी बताइए क्या ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में आ गया, हाँ आ गया है। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि भाई अगर ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में आ गया है तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, यानी कि आप इसको इस फॉर्मेट से कंपेयर कीजिए, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कैपिटल पी। बेटा कैपिटल पी यानी क्या हो जाएगा, आई का कोई भी सेट क्या होता है, आर बाय एल हमारा यहाँ पे पी हो जाएगा और यहाँ पे क्यू क्या हो जाएगा, बहुत ही सिंपल है, क्यू हो जाएगा हमारा इक्वल्स टू के बाद जो ये ई बाय एल लिखा हुआ है। आई होप आप समझते हो। ठीक है, अच्छा अगर ये समझते हो तो मुझे बताइए ये जो हमारा जनरल फॉर्मेट है, ठीक है, इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है बेटा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है इंटीग्रेशन ई की पावर पी डीएक्स। ठीक है, तो बेटा हमारे इस प्रॉब्लम का जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा, आई होप कि आप लीनियर समझते हो, बेटा नहीं समझते हो तो वो लीनियर वाला वीडियो देख लीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ कैपिटल पी डी, क्योंकि यहाँ पे तो डीएक्स की जगह dt है। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी, पी में क्या है भाई, पी में तो आर बाय एल है। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा dt, भाई आर बाय एल क्या है, कांस्टेंट, तो मुझे बताइए कांस्टेंट बाहर कर देंगे, 1 का इंटीग्रेशन t हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा e की पावर r बाय l इनटू स्मॉल t। ठीक है, तो ये हमारा क्या आया हुआ है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। जल्दी बताइए ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर समझा क्या, हाँ अगर इंटीग्रेटिंग फैक्टर समझा तो मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे जनरल सॉल्यूशन लिख देता हूँ। जल्दी बताइए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन तो आप समझते हो, हाँ जल्दी बताइए तो जनरल सॉल्यूशन होता क्या है, तो मैं लिख देता हूँ क्या, जनरल सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन 1। देखिए आपको पता है कि मैंने इक्वेशन 1 दिया हुआ है क्वेश्चन को, तो बेटा वो क्या हो जाएगा, मुझे बताइए डी आई बाई डी टी। तो बेटा आपको ऐसा नहीं लग रहा कि ये हो जाएगा आई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और ये विद रिस्पेक्ट टू dt इंटीग्रेट हो जाएगा, प्लस एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट c आ जाएगा। बहुत ही सिंपल है, सिर्फ फोकस कीजिए, पूरा प्रॉब्लम होने दीजिए, उसके बाद ये जो पीडीएफ है जो मैं सॉल्व कर रहा हूँ ये पीडीएफ भी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, अब जल्दी बताइए i इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक है, तो ये स्मॉल आई यानी कि करंट, i इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर देखिए हमारा कितना आया हुआ है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया हुआ है e की पावर rt बाय कैपिटल L। देखिए यहाँ पे ये जो कैपिटल R है, कैपिटल L है या फिर कैपिटल E है, ये क्या है हमारे सबके सब कांस्टेंट है। फंक्शनल वेरिएबल तो यहाँ पे सिर्फ t है और i है। ठीक है, और मेनली हमें आंसर जो निकालना है डिफरेंशियल इक्वेशन का, i इज द फंक्शन ऑफ t, यानी करंट इज द फंक्शन ऑफ टाइम, हमें ये निकालना है। ठीक है, इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q। जल्दी बताइए अभी थोड़ी देर पहले हमने q निकाला था, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ q, तो बेटा q की वैल्यू मैं देख लेता हूँ, q की वैल्यू थी कैपिटल E बाय L। ठीक है, तो ये लीजिए कैपिटल E बाय L, ये हो जाएगा हमारा कैपिटल E बाय L, और ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर फिर से RT बाय कितना, RT बाय कैपिटल L, और ये विद रिस्पेक्ट टू dt प्लस c। चलिए इसको जल्दी से सॉल्व कर देते हैं। तो बेटा ये i e की पावर, ठीक है, e की पावर RT बाय L, ये लेफ्ट हैंड साइड तो फिलहाल वैसे ही रहने दो। ठीक है, मुझे बताइए इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन में ये कैपिटल E बाय L कौन है, कांस्टेंट है, यानी कि मुझे मेनली इंटीग्रेशन करना किसका है, इस एक्सपोनेंशियल का। बेटा विद रिस्पेक्ट टू क्या करना है, t, तो बेटा एक्सपोनेंशियल का पहले तो एक्सपोनेंशियल ही होता है, यानी कि यहाँ पे e की पावर RT बाय L आएगा ही आएगा। ठीक है, अब ये इंटीग्रेशन हो रहा है तो कोएफिशिएंट ऑफ t बेटा डिनोमिनेटर में आएगा, यानी होल डिवाइडेड बाय r बाय l, यानी कि ये जो हमारा t का कोएफिशिएंट है वो अकॉर्डिंग टू इंटीग्रेशन काय में आता है, डिनोमिनेटर में। आई होप आप समझते हो, ये इंटीग्रेशन सॉल्व हो गया और ये क्या रहेगा हमारा प्लस c। मैं समझता हूँ कि बेटा देखो ये डिनोमिनेटर और ये डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर वाली थिंग न्यूमरेटर में जाती है, तो ये दोनों एल एल कैपिटल L क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो मुझे बताइए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, तो बेटा ये हो जाएगा e की पावर RT बाय L I इनटू इज इक्वल्स टू ये कैपिटल E रहेगा यहाँ पे, कैपिटल E और ये R भी रहेगा, और ये हो जाएगा e की पावर कितना RT बाय L प्लस C। चलिए देखिए मैं इसको क्या कर देता हूँ, बहुत ही सिंपल है। चलिए देखिए इधर इसको हम क्या कर देते हैं, थोड़ा सा और अच्छे से सॉल्व कर देते हैं। देखिए इधर क्या है, नेक्स्ट मैं समझता हूँ कि हम एक्सपोनेंशियल से डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि इस पूरे इक्वेशन को बेटा मैंने e की पावर RT बाय कैपिटल L इस फैक्टर से डिवाइड कर दिया। तो जल्दी बताइए लेफ्ट हैंड साइड में डिवाइड कर दिया तो क्या हो जाएगा, i इज इक्वल टू, अब इस पहली टर्म में भी एक्सपोनेंशियल दिख रहा है तो बेटा ये हो जाएगा
ई बाय आर, आई होप आप समझ रहे हो, ठीक है। प्लस प्लस सी डिवाइडेड बाय दिस मच, यानी कि सी डिवाइडेड बाय ई की पावर आर टी बाय एल। तो बेटा ये इक्वल टू हमारा हो जाएगा ऐसा, आई इक्वल्स टू, ये पहली टर्म तो हमारी हो जाएगी ई बाय आर प्लस ये हो जाएगा सी। बेटा मुझे बताइए जो एक्सपोनेंशियल है ये ऊपर जाएगा अगर, तो बेटा इसकी जो साइन है वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, यानी ये हो जाएगा ई की पावर माइनस आर टी बाय एल। आई होप आप समझ रहे हो, और दिस इज आवर फाइनल आंसर, ठीक है। ये हमारा क्या है, फाइनल वैल्यू ऑफ करंट, यानी कि आई इक्वल टू कितना होता है सर्किट में, यानी सर्किट में करंट है कितनी, ई बाय आर प्लस सी इंटू ई की पावर माइनस आर टी बाय एल। और ये हमारा क्या है, इसको इक्वेशन नंबर 2 देखिए, आप इसको बोल सकते हो कि दिस इज जनरल सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन 1। अब ये सेंटेंस आप अंग्रेजी में यहाँ पे लिख लीजिएगा, अब इतना समय मेरे पास नहीं है। जल्दी बताइए, यहाँ पे एक इनिशियल कंडीशन गिवन थी, क्या इनिशियल कंडीशन गिवन थी, चलिए उसका यूज करके हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे ये कांस्टेंट सी की वैल्यू निकाल लेते हैं। इट मींस कि हम जनरल की जगह क्या कर देते हैं, पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। तो बेटा इनिशियल कंडीशन क्या थी, इनिशियल कंडीशन थी यहाँ पे एट टाइम t इक्वल टू 0 आई इक्वल टू 0, यानी कि सर्किट में इनिशियली करंट कितना दिया हुआ था, 0 दिया हुआ था। चलिए तो मुझे क्या करना है बेटा, ये i इक्वल टू 0 मुझे लेफ्ट हैंड साइड में पुट करना है, तो ये t इक्वल टू 0 मुझे कहाँ पुट करना है, राइट हैंड साइड में। जल्दी बताइए, i इक्वल टू 0 मैंने लेफ्ट हैंड साइड में पुट कर दिया, तो ये हो जाएगा 0 इज इक्वल्स टू e बाय r, ठीक है। 0 इज इक्वल्स टू e बाय r प्लस c इनटू, मुझे बताइए मुझे t इक्वल टू 0 रखना है राइट हैंड साइड में, तो बताइए ये यहाँ पे t की जगह मैंने यहाँ पे रखा 0, तो e की पावर 0 कितना 1, 1 इंटू c कितना c। तो बेटा ये हमारी इक्वेशन बनी। अब ये इक्वेशन बनी तो बेटा मुझे बताइए, आपको यहाँ से ये नहीं समझ रहा कि e बाय r इक्वल टू उस साइड चले जाएगा, तो c की वैल्यू हो जाएगी माइनस e बाय r। आई होप आप समझते हो। तो बेटा ये हमने क्या किया, इनिशियल कंडीशन यूज करके आर्बिट्ररी कांस्टेंट c की वैल्यू निकाल दी। अब ये c की वैल्यू मुझे कहाँ पुट करनी पड़ेगी, c की वैल्यू मुझे जनरल सॉल्यूशन में पुट करनी पड़ेगी, तो मुझे क्या मिल जाएगा, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। आई होप आप समझ रहे हो, ठीक है। चलिए तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, इसको जल्दी से पुट करके हम i की फाइनल वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। तो बेटा ये हो गई हमारी i की फाइनल वैल्यू हो गई e बाय r, ठीक है, माइनस ई बाय आर। क्यों माइनस ई बाय आर, क्योंकि सी की जगह पे क्या आ जाएगा, देखिए ये सी की जगह आ जाएगा ई बाय आर, और इंटू ई की पावर कितना माइनस आर टी बाय एल। देखने दीजिए ऐसा ही है क्या, हाँ भाई ये हमारा क्या है, इस तरीके से है। चलिए मैं आपको फाइनल आंसर लिख देता हूँ, इसको थोड़ा सा और समराइज कर देते हैं, यानी कि हम थोड़ा सा ई बाय आर कॉमन निकाल लेते हैं। जल्दी बताइए, ई बाय आर कॉमन निकाला तो क्या बचेगा, 1 माइनस ई की पावर आर टी बाय एल। आई होप आप समझ रहे हो, ठीक है। तो बेटा ये हमारी करंट की वैल्यू आई, और ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन पर अभी भी हमारा शो दैट बाकी है। तो चलिए मेरा पेज खत्म हो गया है, तो हम क्या कर देते हैं, नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं, थोड़ा सा और डिटेल में देख लेते हैं इन सब चीज़ों को, ठीक है। चलिए क्या मैं लिख देता हूँ, ठीक है, क्या लिख देता हूँ भाई, आई इक्वल्स टू कितना आया था उसका आंसर, ई बाय आर, ठीक है, ई बाय आर कॉमन निकला था और आंसर आया था 1 माइनस, देखिए मुझे लर्न है, आपको भी लर्न होगा, ठीक है, माइनस आर टी बाय एल। और ये हमारा क्या था बेटा, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। लगे तो आपको देना है तो आप इसको इक्वेशन नंबर 3 भी दे सकते हो, ठीक है। यानी कि मैंने आपको इक्वेशन नंबर 1 में डिफरेंशियल इक्वेशन निकाल के दी, इक्वेशन 2 में मैंने आपको उसका जनरल सॉल्यूशन निकाल के दिया, इक्वेशन नंबर 3 में मैंने आपको उसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकाल के दिया। पर बेटा इस प्रॉब्लम में हमारा क्या था, शो दैट था, ठीक है। क्या शो दैट था, शो दैट था कि हमारा जो t है L बाय आर, t इक्वल्स टू L बाय आर log 2, ठीक है। यानी इतने टाइम पे जो हमारे सर्किट में करंट होगा वो होगा हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम करंट। तो बेटा ये जो मैक्सिमम करंट होता है सर्किट में वो होता है ई बाय आर। अब ये मैंने कैसे बोला था, चलिए मैं आपको बता दूं यहाँ पे। तो बेटा आप देखिए यहाँ पे ये 1 माइनस ई की पावर, ये क्या है, एक्सपोनेंशियल का इनवर्स। तो बेटा मैं आपको यहाँ पे ये बोल देता हूँ कि यहाँ पे जैसे जैसे आप ई की वैल्यू इंक्रीज करोगे ना बेटा, तो करस्पॉन्डिंगली आई की वैल्यू भी क्या होती जाएंगी बेटा, इंक्रीज होते जाएंगी। यानी जैसे जैसे हमारा टी इंक्रीज होगा और आई भी हमारा क्या होते जाएगा, इंक्रीज होते जाएगा। आई होप कि ये सब बातें आप लोग समझते हो, ठीक है। तो बेटा जब हमारा t टेंड्स टू इंफिनिटी, यानी t की जब हम मैक्सिमम वैल्यू रखेंगे ना, तो आप रखिए यहाँ पे t इक्वल टू इंफिनिटी रखिए, e को देखिए तो क्या हो जाएगा, देखो ये e रेज टू पावर माइनस इंफिनिटी। जल्दी बताइए, यहाँ पे मैं रफ में सॉल्व कर देता हूँ। e रेज टू पावर माइनस इंफिनिटी कितना होता है बेटा, ये होता है 0। तो बेटा 1 माइनस 0 कितना, 1, 1 इंटू ई बाय आर कितना, दिस। यानी कि जब आप t टेंड्स टू इंफिनिटी, तब इस सर्किट में जो करंट होगा मैक्सिमम, देखिए अब यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है, जैसे जैसे t की वैल्यू इंक्रीज होती जाएंगी करस्पॉन्डिंगली i की वैल्यू भी इंक्रीज होती जाएंगी, तो t की मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है टेंड्स टू इंफिनिटी। तो बेटा मैंने यहाँ पे इंफिनिटी रखा, तो e की पावर माइनस इंफिनिटी 0, 1 माइनस 0 बिकम्स 1, 1 इंटू ई बाय आर बिकम्स ई बाय आर। यानी कि करंट की जो मैक्सिमम वैल्यू होंगी, यानी कि जो मैक्सिमम करंट सर्किट में हो सकती है वो कितनी हो सकती है, ई बाय आर। आई होप कि आपको ये समझा होगा।
ये मैंने जब क्वेश्चन आपको बताया था तब मैंने आपको एक्सप्लेन नहीं किया था, पर अब मैंने आपको यहाँ पे t इक्वल टू इन्फिनिटी पुट करके बता दिया कि कैसे करंट की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है E बाय आर। और देखो ये बेटा एक रेडीमेड कंसेप्ट है, ये आपने BEE वगैरह में, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स या बेसिक इलेक्ट्रिकल में देखा भी होगा पहले भी, ठीक है। चलिए तो मैं क्या कर देता हूं, तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि मुझे इस समय पे यानी कि एट टाइम t इक्वल्स टू L बाय आर लॉग टू मुझे I इक्वल टू कितना शो करना है, हाफ ऑफ इट्स थ्योरेटिकल मैक्सिमम यानी कि 1/2 E बाय आर। तो बेटा ये हम रिवर्स काम करेंगे, यानी कि इन्होंने हमें बोला है कि इस टाइम पे सर्किट में करंट इतना है ये शो कीजिए। मैं ऐसा नहीं करने वाला हूँ क्योंकि ये काम बहुत ही डिफिकल्ट है, ठीक है। काम आसान तो ये है कि मैं I की वैल्यू पुट कर दूंगा यहाँ पे, यानी कि ये जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है हम इसमें पुट कर देंगे I की वैल्यू, यानी हम इसमें 1/2 E बाय आर यानी कि I की वैल्यू पुट कर देंगे और देखेंगे कि ये जो डिजायर्ड T है वो आता है कि नहीं आता है, ठीक है। चलिए अगर ये मुझे पुट करना है इस डिफरेंशियल इक्वेशन में, तो मुझे बताइए लेफ्ट हैंड साइड में क्या है I, तो बेटा ये हो जाएगा 1/2 E बाय आर। देखिए आपको ऐसा लिखना पड़ेगा, पुट I इक्वल टू 1/2 E बाय आर इन इक्वेशन 3। चलिए इक्वेशन 3 में आपको एक बार बता दूं कि लेफ्ट हैंड साइड में तो I था, राइट हैंड साइड में था शायद से वहां पे E बाय आर, मैं एक बार वेरीफाई भी कर लेता हूँ, 1 माइनस E की पावर कुछ तो भी ऐसा था माइनस RT बाय L। आई होप आप समझ रहे हो, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा हम उसको देख ही लेते हैं, ठीक है। कैसे देख लेते हैं, इक्वेशन नंबर 3 देखो क्या है। हाँ देखो लेफ्ट हैंड साइड में I था तो मैंने वहां पे 1/2 E बाय आर पुट कर दिया, और राइट हैंड साइड में E बाय आर इंटू 1 माइनस एक्सपोनेंशियल। आई होप कि आप ये जो मैंने लिखा है वो एकदम सही लिखा है। चलिए ये हम शो कर देते हैं, देखिए हम शो रिवर्स कर रहे हैं, हमने I की वैल्यू ये ले ली और हम देखते हैं कि T की वैल्यू क्या हमारी L बाय आर लॉग टू आ रही है। हाँ तो चलिए कर देते हैं, तो ये E बाय आर क्या आ जाएगा, कैंसल। तो बेटा ये इक्वेशन बचेगा हमारा 1/2 इक्वल्स टू 1 माइनस E की पावर माइनस RT बाय L। तो बेटा ये एक्सपोनेंशियल हमारा इस साइड आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में, और ये 1/2 इधर आ जाएगा, तो बेटा ये एक्सपोनेंशियल इधर आ गया तो वो हो जाएगा पॉजिटिव, यानी E की पावर माइनस RT बाय L इज इक्वल्स टू ये 1/2 पॉजिटिव वाला इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1/2, ठीक है। इसको और सॉल्व कर देंगे बेटा तो ये हो जाएगा E की पावर माइनस RT बाय L इज इक्वल्स टू 1/2। आई होप आप समझ रहे हो, ठीक है। अब मैं इन दोनों को क्या कर देता हूँ, रिवर्स कर देता हूँ, ठीक है। रिवर्स कर देने का मतलब ऐसा होता है, ध्यान से देखिए, रिवर्स नहीं भी किया तो मुझे बताइए इसको हम ऐसा सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। क्या मुझे बताइए ये जो 1 अपॉन एक्सपोनेंशियल है, ये 1 अपॉन एक्सपोनेंशियल ये ऐसा नहीं हुआ, E की पावर कितना RT बाय L, ठीक है, यानी कि ये अगर एक्सपोनेंशियल अगर नीचे आ गया हमारा तो पॉजिटिव हो जाएगा इज इक्वल्स टू 1/2, ठीक है। अब मुझे बताइए 1 इंटू 2 कितना, तो बेटा ये हो जाएगा हमारा 2। अच्छा एक्सपोनेंशियल इंटू 1 कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 इक्वल्स टू E की पावर RT बाय L। तो मैंने वही तो बोला था मैंने बेटा, इसको आप क्या कर दीजिए रिवर्स। तो बेटा मुझे बताइए क्या 1/2 का रिवर्स 2 नहीं होता, हाँ एक्सपोनेंशियल का अगर मैंने इन्वर्स कर दिया तो क्या वो पॉजिटिव इन्वर्स नहीं हो जाएगा, ठीक है हो जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या कर लीजिए आप, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, यहाँ पे क्या कर लीजिए आप, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो बेटा तो ये हो जाएगा सिंपली log 2 इज इक्वल्स टू log ऑफ E रेज टू पावर RT बाय L, ठीक है। कोई दिक्कत की बात नहीं है, आइए जल्दी से हम इसको सॉल्व कर देते हैं इस एक्सप्रेशन को। तो बेटा मुझे बताइए यहाँ पे क्या ये ऐसा नहीं हो जाएगा, ये हो जाएगा log 2 इज इक्वल्स टू RT बाय L, ठीक है, और ये हो जाएगा log E। भाई log E कितना होता है, 1 होता है, तो बेटा 1 इंटू समथिंग, क्यों 1 होता है, क्योंकि हम इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में log का बेस भी E यूज करते हैं, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो बेटा ये log E हमारा क्या हो जाएगा 1, तो बेटा ये एक्सप्रेशन हमारा हो जाएगा सीधा सीधा log 2 इक्वल्स टू RT बाय L। तो बेटा मुझे बताइए यहाँ से स्मॉल t की वैल्यू कैसी नहीं आ जाएंगी, ये L बाई सब इधर चले जाएंगे यानी कि L, और ये R जो यहाँ पे t के साथ मल्टीप्लिकेशन में उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, और ये log 2 तो हमारा यहाँ पे है ही। यानी कि बोलने का अर्थ ये हुआ बेटा कि जब हमने क्या किया था I की वैल्यू, ध्यान दीजिएगा, जब मैंने I की वैल्यू हाफ ऑफ इट्स थ्योरेटिकल मैक्सिमम यानी कि 1/2 E बाय आर पुट किया था इक्वेशन में, तब हमारे t की वैल्यू कितनी आई, दिस मच, और यही मुझे क्या करना था, शो करना था। आई होप आप समझ रहे हो, बहुत ही सिंपल था। इसके नीचे आप शो कर लिख लीजिएगा एक सेंटेंस कि जब हमने डिफरेंशियल इक्वेशन में I इक्वल टू 1/2 E बाय आर पुट किया तो t की वैल्यू ये आई। इसका मतलब ये होता है कि एट टाइम t इक्वल टू दिस I इक्वल टू कितना, इतना, और विच इज नथिंग बट 1/2 ऑफ मैक्सिमम थ्योरेटिकल वैल्यू, ठीक है। आई होप कि आज का प्रॉब्लम आपको समझा होगा। फिलहाल मैं इस क्लास को यहीं टर्मिनेट करता हूं, और इस टॉपिक से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में एक्सप्लेन डिटेल में करूंगा, ठीक है। और ये पीडीएफ भी आपको मिल जाएंगी, तो आप बने रहिए, नेक्स्ट क्लास देखिए। नेक्स्ट क्लास देखने के बाद ये पहला प्रॉब्लम तो आपको बहुत आसान लगेगा और बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम था बेटा ये, ठीक है। तो चलिए बाकी हम देखते हैं नेक्स्ट क्लास में।